गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चली थी अपनी, उसमें अपना लास्ट वीडियो है आज वाला। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बचे हुए जो एग्जांपल्स हैं, जो जिसके अपन पीएमआर एनएमआर स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, उसमें आज जो दो दिन एग्जाम्पल्स बचे हुए वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट है और उसके बाद में इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए उसका वीडियो अलग से बनेगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर आप आज पीछे वाले क्लास में बोला भी था कि टोलुइन का आप लोग खुद से करके लेके आना। टोलुइन का देखेंगे हम, तो सबसे पहले हमें देखना है टोलुइन का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहेगा। कुछ इस प्रकार से होता है टोलुइन CH3। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ मत ऐड करना, यहाँ पे कार्बन है ना, उसकी वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट है। तो यहाँ वाले कार्बन जो कि इस फेनिल ग्रुप को और इस मेथिल ग्रुप को आपस में जोड़ रहा है, उस कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसके अंदर 2 टाइप्स के हाइड्रोजन एटम है। 2 टाइप्स के हाइड्रोजन एटम है, तो ये भी पता है आपको कि सिग्नल्स कितने आएंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रा में इसके अंदर 2 सिग्नल्स है वो यहाँ पे आएंगे, 2 सिग्नल आएंगे यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रा में। 2 प्रकार के जितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम होते हैं किसी कंपाउंड्स में, उसके एनएमआर या पीएमआर स्पेक्ट्रा में उतने ही सिग्नल्स है वो आएंगे। हमने बोल दिया 2 सिग्नल्स आएंगे। अब ये बोल रहे हैं कि इनकी स्प्लिटिंग वगैरह किस प्रकार से होगी, तो आप ये इसमें ध्यान रखना कि फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान में रखना कि इसमें ये वाले जो 5 हाइड्रोजन वो एक जैसे हैं, जिनको हम ए बोल के माने चल रहे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं, इसको हम बी मान रहे हैं। एक जैसे हैं तो ये स्प्लिटिंग इसके साथ करेंगे या नहीं करेंगे, तो बोलेंगे नहीं करेंगे। क्यों? तो इनके बीच एक कार्बन ऐसा आ गया जिसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, उसके बाद वाले कार्बन पे एक कार्बन ऐसा आ जाए बीच में कि उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये जो हाइड्रोजन एटम है इस वाले, ये इसके साथ में स्प्लिटिंग नहीं करेंगे। तो इन 5 हाइड्रोजन का अब रेशियो देखना चाहिए, तो रेशियो सिग्नल की इंटेंसिटी का रेशियो, ये 5 एक जैसे हैं तो 5 रेशियो क्या बोलेंगे 3, 5:3 में एक सिग्नल से वो बनेंगे इसके। इन 5 हाइड्रोजन के कारण से जो आया वो 5 फुल है, 3 एक जैसे, दूसरे कारण से 3। ये जो रेशियो लिख रहे हैं इसका मतलब ये बता रहे हैं हम कि 2 प्रकार के हाइड्रोजन एटम है, 5 एक जैसे या 3 एक जैसे। तो आप इसको देख के समझ आना कि इस टोलुइन में 5 एक जैसे या 3 एक जैसे। अब ये बोल रहा है कि जो फेनिल वाले प्रोटॉन्स हैं, फेनिल प्रोटॉन्स उसकी स्प्लिटिंग देखना चाहे तो क्या होगा। फेनिल प्रोटॉन्स है ये वाले C6H5, 5 प्रोटॉन्स है, इनकी बात हो रही है। इनके पास ये कार्बन है, इससे आगे वाले कार्बन पे तो प्रोटॉन है लेकिन कंटिन्यू कार्बन पे प्रोटॉन नहीं है। 2 कार्बन के बीच में एक ऐसा कार्बन आए जिसके ऊपर कोई प्रोटॉन नहीं है, तो उसके आसपास वाले जो कार्बन है वो आपस में उनके हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग है वो नहीं होती है। इस टोलुइन के एग्जांपल में ये कार्बन ऐसा आ गया जिसके ऊपर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो इस 5 की जो स्प्लिटिंग है वो इसके कारण से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इन 5 का हम यहाँ पे बोलेंगे नो स्प्लिटिंग, कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि n+1 का रूल लगाए इसके अंदर तो क्या बन रहा है, इन 5 की नेबरिंग कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है। 0 + 1 = 1 का मतलब क्या है कि सिंगलेट के रूप में अपने को यहाँ पे एक सिग्नल है वो मिलेगा, सिर्फ सिंगलेट के कारण से आता है। दूसरे की बात करें हम इसके अंदर 2 पॉइंट्स तो इसके हो गए, 3 पॉइंट्स की हम इसके अंदर बात करते हैं। तो ये बोला है 5 प्रोटॉन से कोई भी माइनस साइन वगैरह का उसमें इफेक्ट वगैरह है नहीं, फेनिल वाला ये सब खुद गए बोलो माइनस साइन इफेक्ट। तो इसके कारण से 5 हाइड्रोजन के कारण से यहाँ पे जो सिंगल्स आएगा वो 7.2 ppm के ऊपर 7.1 ppm पे आता है। सिंगलेट आया, एक लाइन आएगी। दूसरे की बात करें 4 मेथिल प्रोटॉन्स की बात करें, ये मेथिल प्रोटॉन्स है, इसके पास में 3 क्या है प्रोटॉन्स है। हम लगाते हैं इस पे n+1 का रूल। n का मतलब इसके नेबरिंग कार्बन पे कितने प्रोटॉन है, इसके नेबरिंग कार्बन के ऊपर पड़ोसी कार्बन पे एक भी प्रोटॉन नहीं है, तो n की वैल्यू 0 है, +1 = 1। इसका मतलब इन तीनों प्रोटॉनों के कारण से जो सिग्नल्स आएगा वो भी किसके रूप में होगा, सिंगलेट पे रहेगा। चूंकि ये जो फेनिल ग्रुप है इस पूरे का माइनस साइड इफेक्ट होने के कारण से ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ C6H5, फेनिल ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट के कारण से इन तीनों प्रोटॉनों का सिग्नल्स है उसकी क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे उसकी हो जाएगी यहाँ पे डीसिल्डिंग हो जाने से सिग्नल्स है वो डीसिल्डिंग में कहा जाते हैं। डीसिल्डिंग होने से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी इसके अंदर
3 ppm के ऊपर आएगी इसमें। तो आप इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाओगे तो वो बनेगा कुछ इस प्रकार से। देखिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यहाँ 10 तक है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 0 पे तो वो आएगा ही, टेट्रामेथिलसिलेन है उसका आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिखे टेट्रामेथिलसिलेन का बन गया ये, ठीक है। अब बोले इन तीनों हाइड्रोजन के कारण से सिंगलेट आ रहा है 2.3 पे, 2.3 पे सिंगलेट ही आएगा। तो आपको सिर्फ एक सीधा लंबा लाइन बनानी है इसमें, ये बन गया। 3 के कारण से बने तो इसकी जो आप लेंथ है वो कम रखो, ठीक है। ये एक सिग्नल्स बना है, हम बोलेंगे 3 हाइड्रोजन के कारण से बना है और मेथिल ग्रुप वाले का बना है। टोलेन का फॉर्मूला देखिए तो C6H5 ये रहेगा, ठीक है। अब ये सेकंड देखो, इन पांचों प्रोटोनों के कारण से यहाँ पे 5 प्रोटॉन्स थे। इन पांचों प्रोटोनों के कारण से यहाँ सिग्नल सारा लेकिन 7.1 ppm पे आ रहा था, यहाँ पे आया हो क्योंकि ये 5 प्रोटोनों के कारण से है। इस कारण से इसकी लेंथ इस वाले से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये रहेगा टोलुइन का स्पेक्ट्रम। अब आप ऐसे करके इसको जोड़ मत देना कि ये पांचों प्रोटोन इसके साथ स्प्लिटिंग कर रहे हैं, ये इसके साथ, तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जिसके ऊपर कोई भी प्रोटोन है उपस्थित नहीं है। ये रहेगा इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल टोलुइन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें एसिटोफिनोन का कर लो नेक्स्ट एग्जाम्पल। एसिटोफिनोन वाला ही कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए इसमें एथिल एसीटेट वाला हो गया था, देखिए नेक्स्ट करते हैं हम एसिटोफिनोन। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एसिटोफिनोन का। जैसे एथेनॉल का इम्पोर्टेंट होता है ना, वैसे ही एसिटोफिनोन भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा इसमें एसिटोफिनोन। स्ट्रक्चर देखें एसिटोफिनोन की कैसे रहेगी। फॉर्मूला तो ये होता है इसका एसिटोफिनोन का C6H5COCH3। बना के देखें तो ये ऐसे बनेगा कुछ, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। एसिटो इसको बोलते हैं, ये बन के देगा इसमें फिनोल की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें देखो हाइड्रोजन प्रोटॉन देखते हैं तो यहाँ पे भी प्रोटॉन है। अब सबसे पहले देखेंगे कितने प्रकार के प्रोटॉन है। तो एक तो ये है प्रोटॉन, बी मान के चले। ये पांचों प्रोटॉन है वो एक जैसे, इनको हम ए मान के चले। 1 2 3 4 5 सेम एक जैसे, और ये एक जैसे है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट लाइन में 2 टाइप्स प्रोटॉन। इसका मतलब है कि एनएमआर रीजन में 2 सिग्नल से मिलेंगे। जितने प्रकार के प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही एनएमआर रीजन में, एनएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नल्स बनेंगे। अब सेकंड बात आती है कि इनका रेशियो क्या रहेगा, इंटेंसिटी रेशियो सिग्नल्स का। इंटेंसिटी रेशियो जितने टाइप्स के हाइड्रोजन कितने कितने संख्या में वो लिखना है इंटेंसिटी रेशियो में। ये 5 है, 5 दूसरा सिग्नल्स आएगा इन 3 के कारण से, तो 5:3 ये रहेगा इसका इंटेंसिटी रेशियो। थर्ड ये बात आती है इसके अंदर, चूंकि मेथिल वालों की बात करते हैं, ठीक है। 4 मेथिल प्रोटॉन्स। अब आप बोलोगे मेथिल प्रोटॉन्स ये वाले CH3 इस वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनको हमने बी नाम दिया। बी प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, इनकी संख्या कितनी है, 3 है। अब आप इस रूल लगाओगे, स्प्लिटिंग कैसे होगी इनकी, N+1 के रूल से स्प्लिटिंग करें तो N क्या है, नेबरिंग कार्बन पे प्रेजेंट प्रोटॉन्स। इसका नेबरिंग कार्बन ये है, इस पे कोई प्रोटॉन नहीं होने के कारण से हम क्या लिखेंगे कि N की 0 है, +1 का मतलब 1। इसका मतलब है सिर्फ एक सिंगलेट है वो यहाँ पे मिलेगा। ये सिंगलेट की बात करें तो इसका जो इफेक्ट होता है वो माइनस आई इफेक्ट मानते हैं कार्बोनिल ग्रुप का। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है इसका माइनस आई इफेक्ट होने के कारण से डीसिल्डिंग होती है यहाँ पे, और डीसिल्डिंग के होने से
केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो आपको 2 ppm पे मिल रही है। 2 ppm पे इन तीनों मेटल प्रोटोनों के कारण से एक सिग्नल है वो बन रहा है, जो कि सिंगलेट के रूप में यहाँ पे लिखो। अब सेकंड इसमें फोर्थ पॉइंट लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इन पांचों प्रोटोनों की बात करें हम तो क्या होगा, ये बता रहा है पांचों जो प्रोटॉन्स हैं, 4 फेनिल प्रोटॉन्स की बात करें, 4 फेनिल प्रोटॉन्स, फेनिल प्रोटॉन्स में ये आता है, लिख दें यहाँ पे C6H5। फेनिल प्रोटॉनों के लिए ये आ जाएगा इसके अंदर कि आप देखें इसमें 5 प्रोटॉन्स हैं, रूल लगाते हैं स्प्लिटिंग कैसे होगी, N+ वाला, पांचों प्रोटॉनों के नेबरिंग कार्बन ये है, इस कार्बन के ऊपर कोई प्रोटॉन नहीं है, इसका मतलब स्प्लिटिंग यहाँ भी नहीं होती है। 0 + 1 = 1, इसका मतलब सिंगलेट के रूप में होता है, ये मान के चल रहे हैं सिंगलेट के रूप में होता है। अब ये बोला है इसके पास COCH3 ग्रुप है, पूरा COCH3 ग्रुप का वैसे होता है तो माइनस इफेक्ट, लेकिन इस पे ज्यादा वर्क नहीं करते, इसका खुद का भी माइनस इफेक्ट होता है, एक इस रिंग का खुद का क्या होता है माइनस इफेक्ट, -n इफेक्ट होता है। तो इसमें जो डेल्टा होती है ना केमिकल शिफ्ट कहाँ पे आएगी, तो वो तो होती है 7 से 8 ppm के बीच में इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है। आप बोलोगे सिग्नल तो आ रहा है सिंगलेट, तो 7 से 8 के बीच में जगह ज्यादा आती है, पूरे के ऊपर ऐसे आता है क्या, नहीं आता। तो हमने 7 से 8 ppm लिखने का रीजन है कि कुछ और होता है इसके अंदर, तो हम ये माने चल रहे हैं कि इस बेंजीन इसका तो माइनस आई इफेक्ट है, फिर खुद का भी इसका क्या है -m इफेक्ट होता है, -m मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट लगता है इसका, नेगेटिव मीजोमेरिक। उसमें क्या होता है कि इसके कुछ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर इसके ऑर्थो, मेटा और पैरा वाले हाइड्रोजन है वो अलग अलग टाइप्स के बन जाते हैं। जैसे कि हम इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना चाहिए यहाँ पे, तो ये देखें ऐसे मान के चले C+O, ये यहाँ चला जाए, ये वाला कार्बन है वो यहाँ ऐसे आ जाए, तो यहाँ वाले कार्बन पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसकी जो हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है वो आ गई इस प्रकार से, ये 2 बॉन्ड ऐसे कैसे, इस पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये CH3, ये बन गया। अब नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो वो कैसे बनेगी कि ये वाला बॉन्ड यहाँ जा रहा है, तो आप देखें इसकी बन रही है इस प्रकार से, कार्बन CH3 और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब नेक्स्ट बात करें तो ये देखो ये वाला बॉन्ड घूम के यहाँ जाएगा, इस बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव CH दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। अब आप देखो इस प्रकार इसमें माइनस, इस खुद का इस बेंजीन रिंग का क्या होता है माइनस, फेनिल रिंग में -m इफेक्ट होने के कारण से इसमें खुद में जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें आप देखो ऑर्थो वाले, ये ऑर्थो वाले मानते हैं, ये वाले जो हाइड्रोजन है इसमें पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है, दोनों ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, मेटा पे तो पॉजिटिव आ ही नहीं रहा। तो ये बोला जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वे पे हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं, दोनों ऑर्थो वाले और एक पैरा वाला, ये तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हो गए। फिर आगे चलो A1 और A1 एक जैसे उनको ये माने, और मेटा ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है और ये क्या है पैरा है। अब मेटा वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ वाले, यहाँ पे देखो मेटा पे कुछ कोई चार्ज नहीं आ रहा, जहाँ पे मेटा पे कोई चार्ज नहीं आ रहा तो मेटा वाले जो हाइड्रोजन है उनकी जो नेचर है वो इनसे क्या होगी, इस मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण से अलग होगी ऑर्थो पैरा वाले से। ऑर्थो पैरा वाले एक जैसे हैं क्योंकि ऑर्थो पैरा में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेटा वाले ऑर्थो और पैरा से अलग है लेकिन दोनों एक जैसे हैं। इसको माने चलेंगे ए सेकंड, ये खुद आगे जाके क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। देखो 2 प्रकार के खुद में प्रोटॉन्स हो गए, इस कारण से इनके आपस में क्या चलती है स्प्लिटिंग चलती है। इन तीनों का सिग्नल इससे इफेक्ट करेगा, इन दोनों का इनसे इफेक्ट करेगा। इस कारण से हम ये तो नहीं बोल सकते कि ट्रिपलेट, डबलेट, क्वार्टेट, पंच वो क्या आएगा इसके अंदर, ये हम नहीं बोल रहे, लेकिन हम बोलेंगे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट बनता है। इसमें इन सब पांचों प्रोटॉन के कारण से जो भी आएगा डबलेट, ट्रिपलेट वो एक साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स होकर एक मल्टीप्लेट बनता है। और मल्टीप्लेट है वो कई थोड़ी इसको जगह भी ज्यादा चाहिए बनने के लिए, इसलिए हमने बोला है कि इन पांचों फेनिल प्रोटॉनों के कारण से इस वजह से 7 से 8 ppm के बीच में एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट, जटिल कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसका बनाते हैं हम NMR स्पेक्ट्रा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, छोटा सा बना लेते हैं। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू चल रही है 10 से,
9, 8, 7 थोड़ा दूर कर देते हैं दिखाने के लिए सिर्फ, बाकी सेम डिस्टेंस होगी। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 0 पे TMS के कारण से आता है वो सिग्नल्स आ गया। हम 2 ppm पे इन इस जो 3 प्रोटॉन से इनके कारण से सिंगलेट है, 2 ppm पे हम एक सिंगलेट बना देते हैं। CH3 मेथिल प्रोटॉन के कारण से इसमें अपन बनाना चाहिए C6H5CO CH3, ये था हिस्टोफिनोन। अपना 7 से 8 ppm पे किसी की छोटी किसी की बड़ी, इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेटर प्राप्त होता है जो कि C6H5 के प्रोटोनों के कारण से मिलता है। इस प्रकार से बना रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है वो 7 से 8 के पीछे वो है कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट, जो कि इस माइनस वेनिल रिंग के -m या मेजोमेरिक इफेक्ट होता है उसके कारण से बनता है। ये रहेगा आपका एसिटोफिनोन का PMR या NMR स्पेक्ट्रा। बनाओ इसको। जैसे देखने से लग रहा है ना कि इस पांचों का एक ही मिलेगा, एक नहीं मिल रहा है। इस कारण से ये माइनस साइन के कारण से ऐसे होता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसकी वजह से इसमें दो टाइप, खुद ही 2 टाइप्स के हाइड्रोजन बन जाते हैं, इस कारण से ऐसा पॉसिबिलिटी इसके अंदर मिलती है। और आपको साइक्लोहेक्सेन वाला बताया हुआ है, देखने से लग रहा है कि साइक्लोहेक्सेन में 6 के 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं, तो उनका जो सिग्नल्स है वो एक जैसे, सिर्फ एक सिग्नल आना चाहिए, लेकिन आते हैं 2 प्रकार के। पीछे वाली वीडियो में एक मैं बताया हुआ है शायद ये, कि वैसे रूम टेम्परेचर पे दोनों क्या होते हैं, साइक्लोहेक्सेन के 2 जो स्वरूपण मिलते हैं वो एक दूसरे में कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, जल्दी से फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। इस कारण से हम पता नहीं लगा पाते कि हाइड्रोजन देखने से यही लग रहा था उसके अंदर कि सारे के सारे हाइड्रोजन है वो एक जैसे हैं, सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं। इसका मतलब वो NMR में एक सिग्नल दर्शाता भी एक ही सिग्नल है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन यदि हम साइक्लोहेक्सेन का जो NMR PMR स्पेक्ट्रा है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं, तब क्या होता है उसके अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो साइक्लोहेक्सेन के 2 स्वरूपण होते हैं, कुर्सी और नाव, बोट और चेयर फॉर्म होते हैं, उनको एक दूसरे में चेंज होने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। टाइम तो मिल पाता है, एनर्जी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो साइक्लोहेक्सेन के 2 कन्फर्मेशन होते हैं, बोट और चेयर, नाव और जो बोट, तो कुर्सी और नाव स्वरूपण है, उन दोनों को एक दूसरे में चेंज होने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। 5 to 10 किलो मोल इनवर्स चाहिए होती है, जो रूम टेम्परेचर पे तो मिल जाती है इनको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इनको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है कि साइक्लोहेक्सेन के दोनों कन्फर्मेशन है वो एक दूसरे में चेंज हो सके। इसके लिए क्या होता है कि वहाँ पे 2 टाइप्स के जो साइक्लोहेक्सेन में 2 टाइप्स के जो प्रोटॉन्स है वो दिख जाते हैं अपने को। 2 टाइप्स के प्रोटॉन होते हैं, एक तो होते हैं एक्सियल प्रोटॉन्स, एक्सियल, और दूसरे होते हैं आपके इक्वाटोरियल। एक्सियल को हम बोलते हैं अक्षीय प्रोटॉन, इक्वाटोरियल को बोलेंगे हम भूमध्यीय या निरक्षीय प्रोटॉन। अब 6 में से 3 तो होते हैं इक्वाटोरियल और 3 क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं। 2 टाइप्स के प्रोटॉन हो गए, तब हम बोलते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में 2 टाइप्स के प्रोटॉन होने के कारण से वहाँ NMR में 2 सिग्नल्स मिलेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन का हमेशा क्या करना है, 2 टाइप्स के होने के कारण से 2 NMR सिग्नल्स मिलेंगे। कब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और रूम टेम्परेचर पे तो एक ही मिलेंगे, क्योंकि दोनों जो फॉर्म होती हैं चेयर और बोट फॉर्म जल्दी जल्दी एक दूसरे में चेंज हो जाती है। इस कारण से हमें पता नहीं चलता कि इसमें कौन सी है फिलहाल, क्योंकि एक से दूसरे में चेंज होती है ना, तो एक के एक्सियल हाइड्रोजन है वो दूसरे के इक्वाटोरियल में चेंज हो जाते हैं, और दूसरे के जो इक्वाटोरियल है वो पहले वाले के एक्सियल में चेंज हो पाते हैं। इस कारण से अपने को देखने से लग रहा है कि सिर्फ एक ही क्या है, उसमें एक ही प्रकार के प्रोटॉन्स होते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे साइक्लोहेक्सेन में NMR में एक सिग्नल मिलेगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेंगे आपको 2 सिग्नल। इसके बाद में इसके अंदर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं किस प्रकार से आ सकते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन। तो ये आपको फॉर्मूला बताएगा, आपको बताना है कंपाउंड्स कैसा है। तो ये बोला है एक कॉम्प्लेक्स कार्बनिक यौगिक है जिसका फॉर्मूला है C2H3Br, C2H3Br। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका ये वाला मोलिकुलर फॉर्मूला, तो आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन को कि एक कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका अणुसूत्र या मोलिकुलर फॉर्मूला है वो C2H3Br। आपको बताना है कि ये कैसा होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी बताएगा कि इसमें सिग्नल से वो कैसे आ रही है। ये बोला है कि इसके NMR स्पेक्ट्रा बनता है इस कंपाउंड्स का,
उस कंपाउंड्स के एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर ये बोला है कि डेल्टा इज इक्वल टू 4.1 ppm के ऊपर इसका बन रहा है, एक डबलेट बन रहा है। 4 ppm पे एक डबलेट बनता है और वो 2 हाइड्रोजन के कारण से बनता है। एक बना रहा है 5.8 ppm पे, 5.8 ppm पे इसका बन रहा है एक ट्रिपलेट बन रहा है, जो कि सिर्फ एक हाइड्रोजन के कारण से बन रहा है। तो आप बताओ कि ये कंपाउंड्स क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर आपको इस कंपाउंड्स की बतानी है, उसका नेम लिखना है। उसके बाद में तो कैसे बताएंगे हम, देखो हम बोले कि इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन, तो सबसे पहले हम कार्बन ही लिख लेते हैं इसमें, सोल्व करें 2 कार्बन लिख ले। फिर हम इसमें क्या मानेंगे, 2 कार्बन लिखने के बाद में हम ये मानेंगे कि 2 प्रोटॉन है वो एक जैसे, 3 में से, और एक जैसा है। तो कोई भी 2 एक जैसे उसको आप यहाँ ऐड कर दो। 2 एक जैसे है तो इसका मतलब वो एक कार्बन पे होगी, एक अलग है वो दूसरे कार्बन पे होगा, ऐसे ऐड करते। फिर आप बोलो कि डबलेट बन रहा है इसके कारण से, दोनों प्रोटॉन के कारण से डबलेट बनेगा ना। ये दोनों एक जैसे हैं, इसको हम ए मान के चलते हैं, ये अलग है, इसको हम बी मान के चलते हैं। इन दोनों के लिए हम रूल लगाए n+1 का। तो देखो इसके नेबरिंग कार्बन पे एक प्रोटॉन है, तो 1 + 1 = 2 आ गया, इसका मतलब डबलेट बनेगा। अब सही है अपना, इन दोनों के कारण से डबलेट आएगी, n+1 का यूज करेंगे तो। फिर ये बोला है कि एक प्रोटॉन वाले की ट्रिपलेट आ रही है। अब इस वाले की तो ट्रिपलेट आएगी क्योंकि इसके लिए रूल लगाए n+1 का, तो इसके नेबरिंग कार्बन पे कितने प्रोटॉन है, 2, तो n की जगह 2 + 1 = 3, ट्रिपलेट आएगी 1 के कारण से। ये भी सही है कि इसके कारण से इन दोनों का यूज करते हुए ट्रिपलेट, और इसके कारण से इन दोनों की आएगी यहाँ पे डबलेट। ये बोलिए अब ये वैल्यू आ रही है तो Br भी तो ऐड कर दे 3 की। 3 Br कैसे ऐड करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन तो सल्ट गए यहाँ पे, Br3 इसका मतलब 4.1 ppm पे ये आ रहा है 2 हाइड्रोजन के कारण से, और ये आ रहा है 5.8 ppm पे। ये ज्यादा है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, जिसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब उसकी डीसिल्डिंग भी क्या होती है, ज्यादा होती है। डीसिल्डिंग ज्यादा होगी इन वालों की क्योंकि इससे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा है। डीसिल्डिंग ज्यादा हुई इसका मतलब उस पे ये जो ब्रोमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, ब्रोमीन ग्रुप का क्या होता है, -I इफेक्ट होता है। -I इफेक्ट होने के कारण से हम बोलेंगे कि जिसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा आएगी उसमें उसके ऊपर 2 Br जुड़ेंगे। अब इसके ऊपर आए तो इस पे 1 Br यहाँ ऐड कर देना, 1 Br आप यहाँ ऐड कर देना। अब बात आती है 1 Br बच गया, इसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इसकी कंपेरिजन में कम है। कम का मतलब इन प्रोटोनों की सिल्डिंग डीसिल्डिंग कम हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ 1 Br लगा हुआ है, इसके ऊपर 2 लगे हुए। इस कारण से इस प्रोटोन की जो सिग्नल सी या इस प्रोटोनों की डीसिल्डिंग ज्यादा होने से इसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में क्या आएगी, ज्यादा रहेगी। इस प्रकार से इस कंपाउंड का बन गया आपका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर बन गई। आईपीसी नाम लिखेंगे 1 2, 1 पे जुड़े 2 Br, तो इसको हम बोलेंगे 1 1 2, और आगे लिखेंगे हम ट्राई ब्रोमो एथेन, 1 1 2 ट्राई ब्रोमो एथेन, ये हो जाएगा इसका आईपीएससी नाम। इसके बाद में देखिए जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से रहेगी इस यूनिट की, और ऑलमोस्ट यूनिट यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं पहले एग्जाम्स में और बुक में क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है।